Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will focus on European political thought second part, in which we will focus on G.W. Friedrich Hegel, George William Friedrich Hegel, popularly known as Hegel. छात्रों, पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फोकस करेंगे यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड पार्ट में, जिसमें हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल को, जो कि जाने जाते हैं हेगल के नाम से, उन पे फोकस करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके आइडियाज के बारे में जानेंगे, उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं कि किसी भी थिंकर को जानने के लिए, उसकी पहचान को जानने के लिए, उसके आइडियाज को समझने के लिए उसके लाइफ पे फोकस करना जरूरी है। वो कहां पे है, वो किन परिस्थितियों में है, उस समय की पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डायनेमिक्स क्या था, सोसाइटी कैसी थी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि उनका टाइम पीरियड क्या था। हेगल का टाइम पीरियड, जैसा कि यहां लिखा, बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1770 स्टटगार्ट, जर्मनी। जर्मनी में पैदा होते हैं 1770 में। ये टाइम आप देख सकते हैं, 1770, 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा है, 19वीं शताब्दी शुरू होने वाली है, और ये टाइम है मॉडर्नाइजेशन का। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण हो रहा है। आधुनिकरण हर एक क्षेत्र में। आधुनिकरण का मतलब सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं, एक तरफ मटेरियल चीजों में, जिसको हम कहेंगे भौतिक चीजों में आधुनिकीकरण हो रहा था, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हो रहा था, जिसको हम औद्योगिकरण कहेंगे, औद्योगिकरण हो रहा है। दूसरी तरफ साथ ही साथ विज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, और अप्रोच, जो समझने और समझाने का जो अप्रोच था, बहुत रैशनल हो गया, तार्किक हो गया। हर एक चीज को तर्क के आधार पे समझने की कोशिश की जाने लगी और उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाने लगी। जो विज्ञान की कसौटी पे खरी चीज उतर रही है, वो सही माने जाने लगी, और जो नहीं, उसका गलत माना जाने लगा। क्योंकि उससे पहले डार्क एज से जब निकलने के बाद लगातार नए नए थिंकर्स, हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे थिंकर्स जो हैं, वो अपने आइडियाज दे रहे थे। अब हम फिर से इनके जीवन पे फोकस करते हैं, उनके जीवन पे किन चीजों का प्रभाव पड़ता है हेगल के। तो हेगल के फादर जो थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे, तो हम देख सकते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहां पे इनके पास बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि गरीब भी थे या बहुत अमीर भी नहीं थे, ऐसा कहना भी गलत होगा। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह वो जीते हैं। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि ये क्लैरिजी बने। क्लैरिजी का मतलब होता है कि वो एक संत की तरह रहे, या जो हमारे यहाँ साधु बनते हैं, पंडित बनते हैं, जो मंदिरों के रखवाले होते हैं, उस तरह से चर्च के जो लोग होते हैं, पादरी जिसको कहेंगे, वो बने। और इसीलिए उनको थियोलॉजी, जो धर्म की शिक्षा होती है, थियोलॉजी, वो दी जाती है बचपन में, धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। और साथ ही साथ, क्योंकि जैसे हमने यह कहा, इस फादर वांटेड टू हिम क्लर्जी मैन बनना चाहते थे। इन 1973 ही गॉट डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन। तो ये तो उनकी एकेडमिक लाइफ को अगर हम देखें तो एकेडमिक लाइफ ऐसी चलती है। कुछ चीजें और जान सकते हैं कि बचपन में ही, जो इनकी पारिवारिक लाइफ है, कि बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, उनको एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी से वो निकल नहीं पाती। ऑल्दो ये बीमारी इनके पिताजी को और इनको भी होती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। उनकी माताजी जो हैं वो गुजर जाती हैं इसमें, तो उसका असर पड़ता है इनकी लाइफ पे। लेकिन ये पढ़ने में काफी अच्छे थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है स्कूलिंग अच्छी होती है, पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं। बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन से पीएचडी करते हैं, और पीएचडी करते हैं फिलॉसफी में। फिलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन के छात्र रहते हैं, तो दर्शन में इनका काफी ट्रेनिंग भी हो गई। क्योंकि हेगल एक महान दार्शनिक माने जाते हैं, जो बड़े दार्शनिकों में से हेगल का नाम आता है, और हेगल दार्शनिक, और ये दार्शनिक अपने आप नहीं बने,
ऐसा नहीं है कि प्लेटो या सुकरात की तरह खोज करते करते ये दार्शनिक बन गए, या दूसरे लोगों की तरह पॉलिटिकल फिलोसफर जैसे हॉब्स लॉक बन गए ये लोग, उस तरह से नहीं। ये ट्रेंड दार्शनिक है, इन्होंने पढ़ाई भी की और फिर बाद में पढ़ाया भी, तो ये ट्रेंड दार्शनिक बनते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये पीएचडी करने के बाद कुछ दिनों तक ये ट्यूटर रहते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं फिलॉसफी, और 7 इयर्स तक, लगभग 7 साल तक ये ट्यूटर की तरह से पढ़ाते हैं। बाद में ये यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, जेना यूनिवर्सिटी जो है स्विट्जरलैंड में, वहां पे 1808 में ये लेक्चरर बन जाते हैं, और अब ये प्रोफेशनल दार्शनिक बन गए, या कह सकते हैं प्रोफेशनल फिलोसोफर बन गए। अब इनका काम यही होगा दर्शन को पढ़ना और पढ़ाना। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर बनते हैं। 1816 में ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ हिडेलबर्ग। हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी को ये 1816 में ज्वाइन करते हैं। यहाँ से ये काफ़ी सुधार होता है, या काफ़ी चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पे लिखने की जो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ लिखते हैं दर्शन के क्षेत्र में, और काफ़ी बड़ा नाम बन जाते हैं जर्मनी के अंदर। बाद में ये 1818 के अंदर ही बिकेम प्रोफेसर एंड फिलोसफी एट बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन यूनिवर्सिटी में जो आपकी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो फिलोसफी के प्रोफेसर बन जाते हैं और अंत तक वहीं रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो हेगल वॉज अपॉइंटेड रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन अक्टूबर 1829 में ये यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी बन जाते हैं। तो देख रहे हैं ये लगातार उसी फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में ही लगातार ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि इधर की फील्ड चेंज की या पॉलिटिक्स की फील्ड में आए, या पॉलिटिक्स में इन्होंने कुछ आजमाया करके खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिक्स के बारे में लिखने में नहीं। ये फिलॉसफी पे ही फोकस करते हैं। फिलॉसफी के अंतर्गत एकेडमिक इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, और फिलॉसफी के थ्रू ही ये पॉलिटिक्स को भी एनालाइज करते हैं। जिसका मैं बताऊंगा आपको क्यों ये पॉलिटिक्स के बारे में क्यों लिखना शुरू करते हैं, किस तरह से इनके ऊपर असर पड़ता है, और फिलॉसफी को ये पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ते हैं, क्यों पॉलिटिक्स का एनालिसिस फिलॉसफी के थ्रू करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। हेगल वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब बाय राइट्स फॉर फ्रीडम इन बर्लिन। अब ये फ्रीडम के लिए बर्लिन के अंदर, जो बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल के अंदर फ्रीडम राइट्स हो रहा। अब ये कहां से आ रहा है? ये उससे पहले फ्रांस के अंदर काफी चीजें हो रही थी, या दूसरे देशों में लगातार, यूरोप के अंदर काफी डिस्टरबेंस हो चुका था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, उससे काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग, और जर्मनी के अंदर भी फ्रीडम के लिए लगातार फाइट हो रही थी। तो अब फिलॉसफी में ये अपने डिस्कस करना चाहते थे कि ये जो राइट्स हो रहे थे, दंगे जो हो रहे थे, उन दंगों को और ह्यूमन जो नीड है या स्टेट की जो नीड है, अब ये स्टेट या इस तरह की चीजें जो पॉलिटिकल साइंस में आता है कि इंडिविजुअल, स्टेट और इसके रिलेशंस को ये फिलॉसफी के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं किस तरह से ये फिलॉसफी एक दूसरे से, फिलॉसफी, स्टेट और इंडिविजुअल किस तरह से कनेक्ट होते हैं, और फिलॉसफिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये He was also an official advisor of Emperor of Prussia। जर्मनी के जो प्रसा है जिसको बोलते थे जर्मनी, उसके ऑफिशियल एडवाइजर भी रहते हैं। और ये ऑफिशियल एडवाइजर ये जब प्रोफेसर हैं तभी भी रहते हैं, तो इसलिए ये एक साथ दोनों चीजें रहते हैं। जैसे he held these two positions till his death। ये एक तो प्रोफेसर हैं, दूसरा ये एडवाइजर जो है सलाहकार, ये दोनों चीज रहते हैं, दोनों टिल द एंड ऑफ लाइफ ये रहते हैं। और जर्मनी की जो थिंकिंग है उस पे इनका काफी असर पड़ता है, जर्मनी की जो सोच है उस पे काफी असर पड़ता है। और कई लोग तो इनकी जो सोच है, जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो क्लियरली निकल के आएगा कि किस तरह से हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे थिंकर्स भी इनसे प्रभावित होकर जो सत्ता में आते हैं, या अपनी जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी अपनी है, जो जनता के ऊपर रखते हैं, जनता जिससे प्रभावित होती है, वो आइडियोलॉजी भी हिटलर जैसे तानाशाह की या हिटलर जैसे व्यक्ति की भी आइडियोलॉजी
हेगल से डेराइव होती है, इसको हम जब इनकी आइडियोलॉजी या इनके मेथड्स पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे किस तरह से हिटलर या मुसोलिनी जैसे ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन लोग क्यों हेगल से ज्यादा प्रभावित हैं, क्या है